जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल पर। आज का हमारा न्यू टॉपिक है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। आइए हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के बाहर वायु की परतों को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के कारण सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है तथा वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखता है, अर्थात वायुमंडल से दिन की अवधि बढ़ जाती है। वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन 78% एवं ऑक्सीजन 20.95% गैसों से निर्मित है। वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैस तथा उसकी मात्रा। नाइट्रोजन, इसका रासायनिक सूत्र N2 होता है, 78.08% वायुमंडल में उपस्थित है। ऑक्सीजन, इसकी रासायनिक सूत्र O2 होता है जो 20.95% वायुमंडल में उपस्थित है। ऑर्गन, जिसका रासायनिक सूत्र Ar होता है 0.93% वायुमंडल में उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है जो वायुमंडल में 0.038% उपस्थित है। नियॉन, जिसका रासायनिक सूत्र Ne होता है जो वायुमंडल में 0.0018 उपस्थित है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैसें पाई जाती है। पहला है अस्थायी प्राकृतिक गैस, जिसका अनुपात वायुमंडल में अस्थायी रहे, जैसे में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन। अस्थायी प्राकृतिक गैसें अस्थायी प्रकृति के गैस यानी अपरिवर्तनशील। जब जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ज़ेनॉन, मीथेन इत्यादि। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की पृथ्वी से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है एवं ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही नग्न हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा है जो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सीजन आपको नग्न मतलब बहुत कम हो जाती है। वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों अथवा संघटकों से मिलकर हुआ है। गैस, वाष्प, एरोसॉल। वायुमंडल में वाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। जलवाष्प पृथ्वी के कंबल का कार्य करती है तथा पृथ्वी को न ही अधिक गर्मी और न ही अधिक ठंडा होने देती है। इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य ही जलवाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से एरोसॉल कहा जाता है। एरोसॉल अथवा धूल कण आर्द्रताग्राही नाभि की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसॉल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जैसी गैस से हो जाता है तो धूम कोहरे का निर्माण होता है। वायुमंडल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से बना है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29 हजार किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है।
किंतु सागर तल में 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण होती है। वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की 4 परतें होती है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और एक होता है बहिर्मंडल, आयनमंडल। तापमंडल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है आयनमंडल, दूसरा है बाह्यमंडल। क्षोभमंडल में वायुमंडल यानी वायुमंडल घटनाएं जैसे में बादल पाया जाता है। क्षोभमंडल में सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभमंडल का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब क्षोभमंडल में होता है। क्षोभमंडल को हम संवहन मंडल कहते हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई को समताप मंडल, इस मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। संताप मंडल को हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन मंडल में पाया जाता है। ताप समान होता है, मौसम घटनाएं नहीं होती है। समताप मंडल में मौसम की घटनाएं नहीं होती है। मौसम घटनाएं संबंधी जितना भी जानकारी होता है सब क्षोभ मंडल में होता है। मध्यमंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई को मध्यमंडल कहते हैं। आयन मंडल 80 से 660 किलोमीटर की ऊंचाई को हम आयन मंडल कहते हैं। परावैंगनिक किरणें हैं जो मध्य मंडल और समताप दोनों मंडल में पाए जाते हैं और आयन मंडल में रेडियो तरंग परिवर्तित होती है। जितना भी मतलब रेडियो जैसे उपकरण अंतरिक्ष में छोड़ा गया है सब आयन मंडल में ही है। बहिर्मंडल में हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें हैं जो बहुत गर्म है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई 7 से 14 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर ऊंचा होता है तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पर विस्तृत है। इसी घटना में सभी जीव जंतु रहते हैं। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं बाष्पीकरण, संघनन, बर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, बादलों की गरज, आंधी, तूफान, तरित, झंझावात, चक्रवात, इन सभी जो घटनाएं हैं सभी क्षोभ मंडल में होता है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं तथा इसमें संवहनी धारा चलती है, अतः इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। इस परत का ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण टीजेंस डी बोल्ट ने किया था। वायुमंडल की समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। क्षोभ मंडल संचालन तथा संवहन विधि द्वारा गर्म और ठंडा होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नामक की हवा चलती है जिसकी चाल बहुत ही ज्यादा होती है। क्षोभ मंडल प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी आती है, अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तापमान में गिरावट की इस दर को सामान्य पतन या ह्रास दर कहते हैं। क्षोभ सीमा
क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर पट्टी को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल प्रारंभ हो जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। क्षोभ मंडल है जो समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसी में 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है, जो पराबैंगनी सी किरणों को रोक देता है तथा जिससे पृथ्वी पर गोरे लोगों को चर्म कैंसर नहीं होता है। पराबैंगनी किरणें के कारण ही चर्म कैंसर होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (CFC) और अन्य ओजोन क्षयकारी रसायनों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओजोन गैस O3 समताप मंडल में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है और न ही तापमान बदलता है, जिस कारण इसे वायुयान चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। हेलीकॉप्टर को क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, लेकिन वायुयान को समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। इसकी मोटाई को कम हो जाना ओजोन क्षरण कहलाता है। पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र आर्कटिका में देखा गया था। समताप सीमा समताप मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई को समताप सीमा कहते हैं। इसके ऊपर मध्य मंडल शुरू हो जाता है। मध्य मंडल यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तथा यह सबसे ठंडा होता है। इस स्तर में भी क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। मध्य सीमा मध्य मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटाई को मध्य सीमा कहते हैं। इसके ऊपर आयन मंडल प्रारंभ हो जाता है। आयन मंडल यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें कौस्मिक किरणें पाई जाती है। कौस्मिक किरणें है जो आयन मंडल में पाई जाती है। इस मंडल में रेडियो तरंगे टकराकर वापस चली आती है, जो संचार के लिए अच्छा माना जाता है। उदाहरण में अंतरिक्ष स्टेशन, ध्रुवीय ग्रह। आयन मंडल को कई परतों में बांटा गया है। पहला डी परत यानी डी लेयर। इस परत के द्वारा निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित किया जाता है। ई लेयर यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो वेव को पृथ्वी की ओर परिवर्तित करता है। इसे केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। एफ एवं जी लेयर इस परत सभी प्रकार के रेडियो वेव को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। एफ परत को एप्लिटीन परत भी कहा जाता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ होने वाली दो प्रमुख घटनाएं जो बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देती है। अरोरा या ऑस्ट्रेलिस, दूसरा है अरोरा या बोरियालिस। अरोरा का अर्थ प्रातः काल होता है। ऑस्ट्रेलिस का अर्थ दक्षिणी या बोरियोलिस का अर्थ उत्तरी। औरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव की ओर, जबकि अरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव की ओर दिखाई पड़ती है। कार्बन रेखा आयन मंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कार्बन लाइन कहा जाता है। यह अंतरिक्ष की सीमा होती है। आयन सीमा आयन के ऊपर 1.5 किलोमीटर मोटाई को आयन सीमा कहते हैं। इसके बाद बहिर्मंडल प्रारंभ होता है। बहिर्मंडल यह 640 किलोमीटर के बाद प्रारंभ होता है। बहिर्मंडल सबसे बड़ा होता है। इसे आयतन मंडल कहते हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। इस मंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन की अधिकता होती है।
यहाँ पर वायुमंडल का घनत्व अत्यंत कम होता है, जिसके कारण यहाँ नीहारिका जैसी प्रतीत होती है। यह सबसे गर्म मंडल होता है। बहिर्मंडल सबसे गर्म मंडल है। यहाँ का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। बहिर् तथा आयन मंडल को मिलाकर तापमंडल का निर्माण होता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को दो भागों या परतों में विभाजित किया जाता है। पहला है सममंडल होमोस्फेयर। इसमें भारी गैसें की अधिकता होती है। यह 80 किलोमीटर के ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्षोभ, समताप तथा मध्यमंडल आते हैं। विषम मंडल, इसमें हल्की गैसों की अधिकता होती है। यह 80 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। इसमें आयन मंडल तथा बहिर्मंडल आते हैं। इसमें 4 परतें पाई जाती है। पहला है आणविक नाइट्रोजन परत, जो 90 से 200 किलोमीटर नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। आणविक ऑक्सीजन परत, 200 से 1100 किलोमीटर ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता होती है। हीलियम परत, 1000 से 1100 से 3500 किलोमीटर हीलियम अणुओं की प्रधानता होती है। आणविक हाइड्रोजन परत, 3500 वायुमंडल की ऊपरी सीमा हाइड्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। सूर्य ताप, इंसोलेशन सूर्य ताप। सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं तथा इसके बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी परत पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता के प्रमुख 2 कारक हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य की ताप की मात्रा को प्रभावित करता है। सूर्य की किरणों का नति कोण, यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा, किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। ऊष्मा बजट, वायुमंडल से गुजरते हुए सौर विकिरण का कुछ ही भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। शेष भाग बादलों में परिवर्तित होकर तथा जलवाष्प द्वारा अवशोषित होकर मार्ग में ही रुक जाता है और सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। कुल सूर्यताप का 35%, 27% बादल परिवर्तित, 6% वायुमंडल परिवर्तित, 2% धूल कर परिवर्तित कर देता है, से टकराकर वापस लौट आता है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। कुल सूर्यताप का 14% ऊष्मा बादल अवशोषित कर लेता है। कुल सूर्यताप का 51% पृथ्वी को प्राप्त होता है, जिसे पृथ्वी का ऊष्मीय बजट कहते हैं। सूर्य से आने वाले सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में आते हैं, जिसे बादल आने देता है, किंतु पृथ्वी से जाने वाला पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में होता है, जिसे बादल नहीं जाने देता। इन्हीं दीर्घ तरंगों से पृथ्वी गर्म हो जाती है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पृथ्वी के वायुमंडल में किसी
सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब की गणना सबसे पहले 1650 ईस्वी में ओटो वन गैरिक ने किया था। यह पृथ्वी के समस्त वस्तुओं पर लगता है। सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर होता है। मौसम के सभी तत्व जैसे मेघ, वर्षा, आंधी, तूफान तथा पवन आदि वायु दाब द्वारा नियंत्रित होते हैं। वायुमंडल में अधिक ताप होने से वायु दाब कम, जबकि वायुमंडल में कम ताप होने से वायु दाब अधिक होता है। यह सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है, ऊंचाई के साथ घटता है, जो वायुमंडल में गति का मुख्य कारण है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती है। वायुमंडलीय दाब तथा ऊंचाई में विपरीत संबंध होता है। वायुमंडलीय दाब 10.13.23 मिलीबार होता है। यह 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है। प्रत्येक 600 फीट की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में 34 मिलीबार की कमी होती है। वायुमंडलीय दाब तथा ऊंचाई में विपरीत संबंध होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर को समुद्र तल पर लगाया जाता है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है। बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एंड्राइड बैरोमीटर और दूसरा है फोर्टीन बैरोमीटर। एंड्राइड बैरोमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, अतः अल्टीमीटर कहते हैं। अतः इसे अल्टीमीटर एंड्राइड बैरोमीटर को हम अल्टीमीटर कहते हैं। फोर्टीन बैरोमीटर से मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। केस नंबर फर्स्ट है, यह बैरोमीटर का पारा अचानक गिरा तो चक्रवात, धीरे धीरे गिरा तो वर्षा, यदि ऊपर उठने लगा तो साफ मौसम। बैरोमीटर में पारा भरा होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसी टॉपिक के पार्ट 2 को, जिसमें हम वायुमंडल दाब की पेटी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।